good morning to all of you. I, Simran Singhil, Agriculture Engineering, giving you the lecture on BSc Agriculture 3rd year 1st semester, Renewable Energy and Green Technology, AENGG 311. आज जो हम लेक्चर 3 में करने वाले हैं वो क्या है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में गैर नवीनीकरण संसाधनों का योगदान। इसका क्या मतलब है कि कृषि के अंदर जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनके क्या क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक रिन्यूएबल नवीनीकरण और एक गैर नवीनीकरण। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो नवीनीकरण संसाधनों के योगदान क्या क्या हैं इसके बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सों के ऊर्जा के क्या क्या योगदान है। तो इसको समझने के लिए आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या टेबल में भी लिख सकते हो। तो मैंने जो शुरू किया है, मैंने ये टेबल बनाया है जिसको आपको नोट्स के जरिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। और इसमें क्या है कि एनर्जी के स्रोत, ऊर्जा स्रोत पहला कॉलम है, फिर कन्वर्जन रूपांतरण, कन्वर्जन एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको बना सकते हैं। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए रूपांतरण जरूरत है। उसके बाद में उसके ऊपर कौन कौन से टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करेंगे वह बताएगा। मोस्ट अप्लाइड टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, सबसे अधिक लागू प्रौद्योगिक एक और अनुप्रयोग। उसके बाद में रिमार्क या टिप्पणी। तो एक एक करके हम सब ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो है वह क्या है, सोलर एनर्जी, दैट इज सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किस किस एनर्जी में कन्वर्ट को करते हैं हम कृषि के अंदर। पहला है हीट ऊर्जा, तपिश ऊर्जा, गर्मी चाहिए, कोई चीज़ को गर्म करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को तपिश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सोलर घरों में की बात करें तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्यों लगाए जाते हैं, सोलर कुकर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम जो एनर्जी है उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। देन मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट किया है, यांत्रिक या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिक ऊर्जा, बिजली की ऊर्जा। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा टेक्नोलॉजी कृषि में यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सौर ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा सोलर पे चलने वाली ऊर्जा है। जो एनर्जी सूर्य से मिलती है उसको हम क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। वह किसके ऊपर कर लेते हैं, एक प्लेट के जरिए हम उसके ऊपर कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे जैसे हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे आगे तो आपको ये पता चलेगा कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट, एक फोटोवोल्टिक इफेक्ट, हिंदी में बोलें तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट है। उसका क्या मतलब है, जब सौर ऊर्जा ऊपर से सूर्य से गिरती है तो वो एक एलिमेंट के ऊपर गिरती है। वो एलिमेंट क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो मूवमेंट क्या करती है, बिजली या कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने के काम आती है। तो फोटोवोल्टिक ड्रिवन पंप्स फॉर इरिगेशन, जो आपने घरों में देखे होंगे
पंप लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा पे कृषि के लगे हुए हैं। डिग्गी आपने सबने देखी है, तो डिग्गी के अंदर जो पंप लगे हुए हैं पानी उठाने के लिए सौर ऊर्जा के द्वारा, वह किसके ऊपर काम करते हैं? फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट फिर बता दूं तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट वह इफेक्ट है जिसके अंदर सौर ऊर्जा एक एलिमेंट के ऊपर गिरती है। जब एलिमेंट के ऊपर गिरती है तो वो क्या करता है? एलिमेंट मूवमेंट करना शुरू करता है। वो मूवमेंट क्या करता है? उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो जो सौर ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो गई? बिजली की ऊर्जा में। वो बिजली की ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल ऊर्जा में। तो उसके कारण क्या होगा? हमारे सिंचाई में पंप जो हैं वह चलते हैं। उसके बाद में सुखाने के लिए अब यहाँ पे क्या किया हमने? सौर ऊर्जा को डायरेक्टली कन्वर्ट किया हीट या तपिश ऊर्जा में। तो यहाँ पे क्या है कि कई स्पाइसेस मसाले हैं, कई फ्रूट्स हैं जिनको सुखाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। सोलर ड्रायर्स जिसका एक एग्जाम्पल है। बर्फ बनाने के लिए, ठंडा करने के लिए भी सौर ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे किया जा सकता है? सौर ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा और वह बिजली किसको? रेफ्रिजरेशन को जलाने के काम आती है। कोल्ड स्टोरेज में भी इस्तेमाल किया जाता है सौर ऊर्जा को। इसकी ये तो हो गए एडवांटेज और इसके एप्लीकेशन किसके? सौर ऊर्जा के कृषि के अंदर। तो अब हम किसके बारे में कर रहे हैं? उसकी टिप्पणी, उसके ऊपर रिमार्क्स या डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये क्या है कि जो भी फोटोवोल्टिक, पीवी मतलब फोटोवोल्टिक, एक जो भी है लिमिटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसके अंदर जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो लिमिटेड है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकें। तो पंप चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कृषि में ट्रैक्टर चलाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब ये आपको समझ में आया कि सौर ऊर्जा के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो है वो अब आपको किसके बारे में बताया जाएगा? विंड एनर्जी। किसके बारे में बताया जाएगा? आगे चलते हैं। तो विंड एनर्जी, वायु एनर्जी कौन सी ऊर्जा है? वायु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि मैकेनिकल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। वायु ऊर्जा कौन सी है? हवा के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, हवा के द्वारा, हवा के चलने से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को बोला जाता है वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा किस में कन्वर्ट की जा सकती है? यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। किसके अंदर? क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज़। डायरेक्ट यूज़ कहाँ पे? डायरेक्टली जो हवा है, हवा को डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं? ग्राइंडर चलाने के लिए, मिल्स चलाने के लिए, चक्कियों को चलाने के लिए, और इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू, किसके थ्रू चला जा सकता है? मैकेनिकल वाटर पंपिंग। तो विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया हमने? पहले मैकेनिकल एनर्जी में। वो क्या करेगी? उसकी पंखड़ियाँ चलाएगी, पंखड़ियाँ चलाएंगी तो चक्कियाँ चलेंगी, पवन चक्की जिसको बोला जाता है। तो पवन चक्की जो है वो किसके थ्रू चलेगी? टरबाइन के थ्रू। वो टरबाइन का क्या काम है? वह यांत्रिक ऊर्जा है। तो और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? विंड एनर्जी या वायु ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करके हम पंपों में डायरेक्ट पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस ऊर्जा का क्या है कि ये विकल्प है। क्योंकि डिसएडवांटेज विकल्प कैसे है कि इसमें जो हवा है, हवा बहुत तेज चाहिए, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवा बह रही होगी तभी यह चीज़ चल सकती है, वरना नहीं चल पाएगी। आगे वाली क्लासों में क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में करेंगे कि कैसे कैसे बिजली प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो हाइड्रो एनर्जी।
तीसरे नंबर पे कौन सा है? माइक्रो हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी मतलब द्रव्य ऊर्जा, पानी से चलने वाली ऊर्जा। तो पानी से चलने वाली ऊर्जा कौन सी हुई? जो पानी को हम इकट्ठा ऊपर डैम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य ऊर्जा। तो वो किस में कन्वर्ट की जा सकती है? मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में। तो उसका भी सेम है, चक्कियाँ चलाने के काम ले सकते हैं उस ऊर्जा को। और चक्की कैसे है? पानी से चक्की चलेगी, पहले हवा से चल रही थी, अब किससे चल रही है? पानी से चल रही है। तो मैकेनिकल वाटर पंपिंग पंप चलेंगे, पंप किससे चलेंगे? टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलेगी तो पंप चलेंगे। और ऑप्शनल है, विकल्प है। विकल्प क्यों है? यह सब जगह अवेलेबल नहीं है। इसको चलाने के लिए हमें ऊंचाई वाली जगह चाहिए और ऊंचाई से पानी को बहुत जोर से गिराना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको खर्च बहुत ज़्यादा है। तो यह ऊर्जा इसलिए कम इस्तेमाल की जा रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी क्या है? बायोमास एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट की जा सकती है? हीट, तपिश ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। किस में? कृषि में। और लिक्विड बायोफ्यूल, तरल जैव ईंधन। तरल लिक्विड बायोफ्यूल का क्या मतलब है? जैसे कि बायोडीजल। बायोडीजल क्या है? आपने देखा होगा अपने कॉलेज से कम 2-3 किलोमीटर आगे एक बायोडीजल का प्लांट है। तो वहाँ पे क्या है, हमें डीजल जो है वो है पेड़ पौधों के जरिए बनता है। तो वो कैसे बनता है? उसको रिफाइन किया जाता है तेल को। ये किससे बन सकता है? नॉन ईडेबल ऑयल। नॉन ईडेबल ऑयल कौन से हुए? जो कि हम कभी खाते नहीं हैं, उनसे बनता है। तो उन नॉन ईडेबल ऑयलों से कैसे बनेगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो लिक्विड बायोफ्यूल, तरल जैव ईंधन किसके लिए? गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपकी मशीनरी, कोई भी बड़ी मशीनरी है, उनको चलाने के लिए काम किया जा सकता है। यह एक प्लांट के जरिए बनता है जिसका नाम है जगतोरफा। और भी कई सारे प्लांट्स हैं जिनके द्वारा हम बायोडीजल बना सकते हैं। और चौथा है बायोगैस। बायोगैस आप सभी ने सुना होगा, जो कि काऊ डंक और मैन्युअर को बरीड किया जाता है, मतलब नीचे दबा दिया जाता है टैंकों में, और टैंकों को दबाने के बाद में उसके अंदर से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि किसके लिए काम आती है? घरों में चूल्हा जलाने के लिए पहले काम आती थी। आजकल तो दिन पर दिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG पे जाने लगे हैं, पहले वह यूज़ करते थे। तो इसको उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं? बायोमास एनर्जी को ड्रायर के लिए चलाने के लिए कम कर सकते हैं। डायरेक्ट तपिश ऊर्जा में फ्रूट, हर्ब, स्पाइसेस, मसालों को सुखाना है, फ्रूट को सुखाना है, हर्ब जड़ी बूटियों को सुखाना है। तो उनको सुखाने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होगी वो है ऊर्जा कौन सी है? तपिश ऊर्जा। वो कहाँ से मिलेगी? बायोमास से। जो भी कायोडंक है, मैन्युअर है, उनको हम बरीड कर देते हैं ज़मीन के नीचे, और उसके द्वारा जो भी ऊर्जा मिलती है उसके थ्रू। फ्रेगमेंटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वो है औजार है जो कि चाय बनाने के लिए काम आता है। और कम्बिनेशन ऑफ मोटर्स लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स, कम्बिनेशन दो चीज़ों का, मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये क्या है? ईंधन, तरल जैव ईंधन। तो तरल जैव ईंधन इलेक्ट्रिक मोटर का फ्यूल है, और लाइक इथेनॉल बनता है और बायोडीजल, जिसको हम बायोडीजल बोलते हैं। तो वो किसके लिए काम होगा? गाड़ियों में चलाने के लिए। मोस्टली हम कृषि की बात करें तो वो किसके अंदर काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑप्शनल एनर्जी है। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि यह ज़्यादा अवेलेबल अभी तक नहीं हो पा रही है। इंटेंसिव प्रोसेसिंग यूनिट,
मतलब इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। जैसे बायोगैस प्लांट है, पहले बायोगैस प्लांट होते थे पहले, तो उनके ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता था, तो इंटेंसिव इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो कौन सा है, बायोमास एनर्जी हो गया है। उसके बाद में हम करेंगे हाइब्रिड पावर सिस्टम। हाइब्रिड दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो भी एनर्जी मिलती है वो क्या कही जाती है, हाइब्रिड पावर सिस्टम। हाइब्रिड पावर सिस्टम कौन सी होती है, मैंने पहले ही बोला कि वह पावर सिस्टम जिसके अंदर दो एनर्जी को ज्वाइन किया जा सकता है, जैसे विंड और सोलर एनर्जी को, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सोलर विंड एनर्जी को। तो इन पावरों को कंबाइन करके, या फोसल फ्यूल को, तो इनको जनरेटर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे कैसे जोड़ सकते हैं हम, विंड और पीवी हाइब्रिड। मतलब पीवी मैंने पहले ही बोला, पीवी का क्या मतलब है, फोटोवोल्टिक सोलर सिस्टम। मतलब जो घरों में प्लेटें लगती हैं वो कौन सी हुई, फोटोवोल्टिक पीवी सिस्टम। तो विंड और डीजल को जोड़ सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्राइंडिंग ऑफ कॉर्न्स के लिए, व्हीट के लिए, मिलेट के लिए, मिलिंग ऑफ ग्रेन लाइक पैडी एक्ट। तो टुगेदर दे प्रोवाइड रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर सिस्टम। रिमार्क में क्या है कि दो चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे तो वो क्या कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे की बचत करेंगे, और रिलायबल, वो ज़्यादा रिलायबल हैं कंपेरेटिवली एक को इस्तेमाल करने के बजाय। एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये क्या है, आजकल की नई युग की नई टेक्नोलॉजी है। तो मैंने आपको 5 सौर ऊर्जा जो कि नवीनीकरण है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, उनके बारे में बताया। तो अगले वाले लेक्चर्स में हम आगे चलेंगे जो कि सौर ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, एप्लीकेशन कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये कॉमन व्यू दे दिया कि किस हिसाब से आप एनर्जी को, ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला कौन सा था, सौर ऊर्जा। दूसरा कौन सा था, दूसरा था विंड ऊर्जा। तीसरा कौन सा था, बायोमास। फिर हाइब्रिड पावर सिस्टम और माइक्रो हाइड्रो एनर्जी। तो ये 5 पावर सिस्टम हैं जो कृषि में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, नए टेक्नोलॉजी उनके बारे में, फिर पहले सोलर के बारे में, फिर विंड के बारे में, और फिर बायोमास के बारे में हम अलग अलग लेक्चरों में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ एंड prosperous life. Thank you.